हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर सी आर सिंधे और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो जैसे कि कोर्स में टाइटल आपको दिखाई देता है कि नेटवर्क एनालिसिस, तो नेटवर्क को हमें एनालिसिस करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी एक कन्फ्यूजन होता है कि कभी हम सर्किट के नाम से बुलाते हैं, कभी हम नेटवर्क के नाम से बुलाते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड नेटवर्क, ये हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये दोनों में हमें यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है वो यहाँ पर देखना है। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कि जिसमें हमारे पैसिव कंपोनेंट कनेक्टेड है, जैसे कि पहला पैसिव कंपोनेंट आर यानी कि रेजिस्टर हो जाएगा, सेकेंड पैसिव कंपोनेंट अगर हमारा एल है इंडक्टर, और थर्ड पैसिव कंपोनेंट हमारा कैपेसिटर हो जाएगा इस तरीके से। ओके, सो ऐसे अगर कोई सर्किट है तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के नाम से बुलाएंगे। ओके, तो इसमें एक एक्टिव सोर्स भी होगा, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, लाइक दिस वन। ओके, और बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज यहां से एक करंट भी फ्लो करेगा। ओके, तो देखो वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, सो इस तरीके से। और यहाँ पर लूप कितना फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर लूप सिर्फ एक ही फॉर्म हो रहा है। लूप मीन्स जहां से करंट स्टार्ट करेगा फ्लो होना, पॉजिटिव टर्मिनल ये है और यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से एक लूप एक पर्टिकुलर पाथ को वो कंप्लीट करेगा। दैट थिंग्स इज नथिंग बट द लूप। ओके, सो एक लूप वाला जो आरएलसी कंटेनिंग और एक्टिव और पैसिव एलिमेंट जिसे हम बुलाएंगे। ओके, तो ऐसे पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो रही बात फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की। सो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? सो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में पर्टिकुलर हमारे सर्किट ही होगी, लेकिन यहाँ पर एक सर्किट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ सर्किट यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि ये आरएलसी यहाँ पर हो गया, ये रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। लेकिन इसी सर्किट को एक्सटेंड करते हुए और एक सर्किट वहां पर बना दिया इस तरीके से, या फिर हो सकता है यहाँ पर और एक सर्किट बना दिया। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी 3 सर्किट कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड जिसे हम बोल सकते हैं। सो इंटरकनेक्टेड, अगर नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड सर्किट जहां पर होता है, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर हो जाएगा, ये R1 R2 R3 आप बोल सकते हो। ओके, तो ये L1 है तो ये L2 आप बोल सकते हो। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये एक बेसिक डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशंस का और सर्किट नेटवर्क का डिफरेंस हमें याद रहना चाहिए। तो लेट गेट स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो ये क्लियर हो गया कि सर्किट क्या होता है और नेटवर्क क्या होता है, और यहाँ पर हम अभी स्टडी करने वाले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात हो रही है, तो देखो यहाँ पर टाइप्स एनलिस्टेड है। सबसे फर्स्ट वाला टाइप हमारा जो होता है वो एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है। कुछ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पैसिव होते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रहा है जिस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक्टिव सोर्सेस है। एक्टिव सोर्सेस कौन से होते हैं? एक तो वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, दूसरा करंट सोर्स होना चाहिए, या फिर जो एनर्जी स्टोरिंग कर सकते हैं और एनर्जी दे सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे कुछ नेटवर्क में एलिमेंट्स है, जैसे कि ऑप एम्प एम्पलीफायर जो होता है, जो पर्टिकुलर खुद से एम्पलीफाई करके ही एज अ सोर्स, या फिर ट्रांजिस्टर हो सकता है। ओके, सो ऐसे पर्टिकुलर नेटवर्क को हम एक्टिव नेटवर्क बोलेंगे। और पैसिव नेटवर्क यानी कि जिसमें कोई भी एक्टिव सोर्सेस एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वहां पर कोई भी एक्टिव सोर्सेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट हमारे आरएलसी जो होते हैं वो पैसिव एलिमेंट होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एक्टिव एलिमेंट में या फिर एक्टिव नेटवर्क में हमारे पैसिव एलिमेंट नहीं होते। सो एक्टिव नेटवर्क में पैसिव एलिमेंट होते हैं, लेकिन सबसे मेन बात होती है कि उसमें वोल्टेज और करंट सोर्स वहां पर होते हैं, यानी कि सोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पैसिव नेटवर्क है तो उसमें हमारी कोई भी सोर्सेस वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे। दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। Then second is thing is the linear and non-linear. As per the name indicate, linear और non-linear। एक होता है linear, जैसे कि हमारी एक ग्राफ हम जब ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ हम जब ड्रॉ करते हैं और हमेशा ही एनालिसिस करने के लिए हमारी जो ग्राफ होगी वो करंट वर्सेस वोल्टेज, ये ग्राफ होगी। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का अगर
लीनियर नेचर है या फिर नॉन लीनियर नेचर है, तो अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो डिटेल में हम स्लाइड में देखेंगे कैसे वो डिफरेंशिएट करेंगे। लंप और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एक होगा, ये भी हम डिटेल में स्लाइड में देखेंगे। बायलैटरल और यूनिलैटरल, ये यहाँ पर बाय का मीनिंग्स हो जाता है 2 और यूनि का मीनिंग्स हो जाता है 1, तो ये भी यहाँ पर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी होने वाले सर्किट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी न होने वाले यानी कि इनवेरिएंट सर्किट, तो अकॉर्डिंगली ये हमारी लिस्ट हो जाएगी। अभी 1 to 1 यहाँ पर देखेंगे कि हमारे एक्टिव और पैसिव क्या है। तो देखो डेफिनेशन भी यहाँ पर इंडिकेटेड है। द नेटवर्क कंटेन एक्टिव सोर्सेस, जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, जो एनर्जी सर्किट में सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे अगर एक्टिव सोर्सेस प्रेजेंट है नेटवर्क में तो उस नेटवर्क को हम एक्टिव नेटवर्क से बुलाएंगे। दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज एक्टिव नेटवर्क। सेकेंड, अगर आप पैसिव के बारे में देखेंगे, सो यहां पर क्या हो जाएगा, द नेटवर्क कंटेन ओनली पैसिव एलिमेंट्स। ओनली पैसिव एलिमेंट्स, हमारे पैसिव एलिमेंट हमारे कौन से, तो हमारे पैसिव एलिमेंट हमारा रेजिस्टर है जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं। ओके, बाद में इंडक्टर हो जाएगा, इंडक्टर हम एल से इंडिकेट करेंगे, और कैपेसिटर हो जाएगा जिसे हम सी से इंडिकेट करेंगे। ओके, सो इस तरीके से आर एल सी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर एल सी है। ओके, लेकिन इसमें अगर आप करंट और वोल्टेज सोर्स अगर ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ओके, आए तो अगर ये एनर्जी सोर्सेस अगर इस पर्टिकुलर नेटवर्क में है तो वो एक्टिव में ही कंसिडर करे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आरएलसी है, ओनली आरएलसी, तो वो सिंक का मीनिंग है कि जो एनर्जी को खींच रहे हैं, ड्रॉन कर रहे हैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट थिंग्स इज कॉल्ड एज पैसिव नेटवर्क। सो इस तरीके से यहाँ पर हमें पैसिव नेटवर्क और एक्टिव नेटवर्क का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। बाद में लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, जैसे कि बोला था कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस पर हम हर एक सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चलता है कि कितना करंट है, कितना वोल्टेज है और कौन से पैरामीटर्स पे ये चेंज हो रहा है। सो अगर ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लीनियर है, एक नेटवर्क है जिसकी वी और आई की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप निकाल रहे हो और वो लीनियरली यहाँ पर हमें मिल रही है, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम लीनियर नेटवर्क में कंसिडर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से ओरिजिन से स्ट्रेट टू स्ट्रेट, और मैथमेटिकली अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो क्या होगा, अगर जब भी ये ग्राफ अगर लीनियर है तो उसका मीनिंग ये है कि जैसे ही हमारी वोल्टेज यहाँ पर पर्टिकुलर V1 हो रही है तो उसी अकॉर्डिंगली हमारा करंट भी यहाँ पर बढ़ रहा है I1 नाम से। ओके, अगर आप जितने पर्टिकुलर रेट से वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतने ही पर्टिकुलर रेट से आपका करंट भी बढ़ते जा रहा है। ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर ये ग्राफ शो कर रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, और ऐसे लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसे हम बुलाएंगे लीनियर नेटवर्क। उस पर्टिकुलर नेटवर्क का नाम हो जाएगा लीनियर नेटवर्क। जिसे हम पर्टिकुलर ये भी बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, सो जो ये लीनियर नेटवर्क्स है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो नेटवर्क वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी अगर ड्रॉ की जाए और वो अगर नॉन लीनियर है, सो नॉन लीनियर का ग्राफ अगर हम निकालते हैं तो कैसे होगा नॉन लीनियर का ग्राफ, कोई भी शेप्स आप निकाल सकते हो लेकिन स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। करंट वर्सेस वोल्टेज, और ये ओरिजिन 0 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अगर कुछ हम ग्राफ निकल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा नॉन लीनियर ग्राफ, या फिर कोई और पर्टिकुलर ग्राफ भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते, ये भी क्या हो गया नॉन लीनियर। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कोई कर्व लाइन आप V और I के बीच में अगर निकालेंगे तो ये नॉन लीनियरिटी एक्सप्रेस वहां पर कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट एक दूसरे से उसी रेट में चेंज नहीं हो रहे, कुछ कम ज्यादा चेंज हो रहे हैं। ओके, जितना आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो उतना करंट नहीं बढ़ रहा है, जितना आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो उतना करंट कम हो रहा है, या फिर जितना आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो उतना भी उससे कई गुना ज्यादा करंट बढ़ रहा है। ये पर्टिकुलर दोनों
वहां पर कंसेप्ट हो सकते हैं, तो उसे हम नॉन लीनियरिटीज के नाम से वहां पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो पर्टिकुलर नेटवर्क का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर है तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम नॉन लीनियर नेटवर्क के नाम से बुलाएंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलरली ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओके, इट्स नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। ओके, नॉट ओबे द ओम्स लॉ। ओबे यानी कि फॉलो करना। ओके, ये भी एक ऐड कर सकते हो इसमें, और इट्स फॉलो द ओम्स लॉ। ये जो नेटवर्क्स होते हैं ओम्स लॉ को वो फॉलो करते हैं। अभी ओम्स लॉ क्या है तो आपको मालूम है, V इंटू आई, V इज इक्वल टू IR अगर देंगे तो वो ओम्स लॉ वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लंप और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है। ओके, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लंप और डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत सारे बुक में कंफ्यूजन भी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा आपको याद रखना है कि लंप एलिमेंट जो होते हैं, लंप के एलिमेंट्स यानी कि जो R होगा, L होगा और C, अभी कोई भी नेटवर्क है उसके एलिमेंट्स क्या है तो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये उसके एलिमेंट हो गए। ओके, तो एलिमेंट्स अगर कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट, कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट का मीनिंग ये हो जाएगा कि अगर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही जगह पर है, जहां पर रेजिस्टर है वहां पर ही इंडक्टर है, जहां पर इंडक्टर है वहां पर ही कैपेसिटर है। कैसे होता है ये भी आपको बताऊंगा। और आर फिजिकली सेपरेबल, और वो फिजिकली सेपरेट हो सकते हैं। ओके, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर आपका कोई सिस्टम ले लो, कोई भी आपका एक पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, जैसे कि मोबाइल फोन है या फिर लैपटॉप से, इसमें आप देखेंगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स मदरबोर्ड होगा, उसमें क्या होगा तो उसमें आपकी इंडक्टर कनेक्टेड होगी, उसी मदरबोर्ड में आपका कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, उसी मदरबोर्ड में आपका रजिस्टर वहां पर कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो RLC वहां पर ही मदरबोर्ड में ही एक ही सिस्टम में कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही सिस्टम पे है, एक ही पॉइंट पे है, लेकिन आप उसे निकाल सकते हो। इन सारे को आपको इस तरीके से आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो, जैसे कि आपने ये R को बाहर निकाल दिया। ओके, बाद में आपने L को बाहर निकाल दिया, या आपको C को रिप्लेस करना है तो कर सकते हो, C को भी बाहर निकाल। सो फिजिकली आप उसे सेपरेट कर सकते हो। ओके, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट और पर्टिकुलर नेटवर्क को हम लंप नेटवर्क से इंडिकेट करेंगे। और मोस्ट ऑफ द 80 to 90% जो हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होते हैं वो लंप्ड ही होते हैं। ओके, सो अभी रिमेनिंग जो 10 to 20% जो बचे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड में आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में आप देखो कि नेटवर्क एलिमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ। तो जैसे थ्रू आउट द लेंथ, आपकी जितनी भी लेंथ होगी उस पर्टिकुलर लेंथ में वो एलिमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से एलिमेंट होते हैं, R होता है, L होता है, C होता है, अभी बताया, या फिर वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, ये भी एलिमेंट ही हो जाएंगे। सो जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं थ्रू आउट द लेंथ। ओके, तो अगर ये समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज एंड आर नॉट फिजिकली सेपरेबल, जो फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकते हैं, ऐसे जो एलिमेंट होते हैं और ऐसे एलिमेंट जिस नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से बुलाते हैं। तो इसका एग्जांपल से देखिए कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी जो स्टील टावर होती है, हमारा जो स्टील टावर होता है, तो उसमें से ये ट्रांसमिशन लाइन जाती है। ओके, पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन किसी ना किसी मटेरियल से तो बनी होगी, वो स्टेनलेस स्टील से बनी होगी, एल्यूमिनियम और उसका कॉम्बिनेशन बन के वो जो भी होता है। ओके, स्टैंडर्ड कोर उसमें होती है। ओके, या फिर कॉपर की बन सकती है, पुराने जमाने में कॉपर भी हम यूज करते थे। तो देखो, ट्रांसमिशन लाइन का एक मटेरियल है तो मटेरियल का तो खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ पर है, दिखाइए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं, जितना भी आपकी लेंथ होगी, आपकी लेंथ जितनी भी बढ़ते जाएगी वहां थ्रू आउट द लेंथ वो रेजिस्टेंस वहां पर रहेगा बाद में। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला गया डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। रजिस्टर पूरे यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर भी रजिस्टर है, यहाँ पर भी रजिस्टर हो जाएगा। ओके, सेकंड थिंग्स, अगर आप एल की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइन जो कनेक्टेड होती है वो सबस्टेशन को कनेक्टेड होती है। ओके,
सबस्टेशन को कनेक्टेड होती है। सो सबस्टेशंस में हमारी क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है, तो उसमें वहां पर आपको इंडक्टर मिल जाएगा। और ये ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पर इंडक्टर भी आ जाएगा, एल की भी वहां पर प्रेजेंस है। ओके, उसके बाद में सी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे वहां पर जनरेट होता है, या फिर आपको कैसे कैपेसिटेंस वहां पर मिलेगा? तो देखो यार, ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करके लेके जा रही है, यानी कि करंट भी लेके जा रही है, सिर्फ वोल्टेज नहीं, करंट को भी लेके जा रही है। तो ये हो जाएगा करंट। और हमारा जो बॉटम साइड में जो ग्राउंड है ना, वो ग्राउंड एक्ट करेगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से नेगेटिव पोलैरिटी वहां पर जनरेट हो रही है, और पर्टिकुलर डिस्टेंस में हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी है। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो क्या तैयार हो गया? तो ये कैपेसिटेंस तैयार होगा। तो ये पावर सिस्टम 1 2 आपका जो सब्जेक्ट होगा, तो उसमें आपको ये कंसिडर हो जाएगा कि ये नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी, इस तरीके से हमारे ट्रांसमिशन लाइन का भी एक कैपेसिटेंस वहां पर जनरेट होता है या डिटरमाइन होता है। ओके, तो ये कैपेसिटेंस कहाँ पर है? तो सिर्फ यहाँ पर ही है ऐसे नहीं, तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, जितनी भी लेंथ होगी ट्रांसमिशन लाइन की, थ्रू आउट द लेंथ वो कैपेसिटेंस आपको मिलेगा। तो आर, एल और सी यहाँ पर है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इस आर को आप निकाल के दीजिए, कितना रेजिस्टेंस है उसे बाहर निकाल दीजिए, जैसे कि हम हमारे फिजिकल जो हमारी मदरबोर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होती है कोई भी, ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जैसे हम आर, एल और सी को बाहर निकाल सकते हैं, वैसे ही हम आर, एल, सी को इस पर्टिकुलर नेटवर्क से बाहर नहीं निकाल सकते। एल को बाहर निकालो, इंडक्टर को, कैपेसिटर को बाहर निकालो, नहीं निकाल सकते। सो इसलिए इसका नाम हो गया कि आर नॉट फिजिकली सेपरेबल। ओके, जिसके हम फिजिकली सेपरेबल नहीं कर सकते हैं एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? आरएल से एलिमेंट हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आरएल से एलिमेंट सेपरेट कर सकते हैं तो वो लम्प्ड हो गए। तो इसलिए हमारे जो डे टू डे लाइफ में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो लम्प का है, डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन ही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कंसिडर होते हैं। दैट इज ओनली द एग्जांपल। बाद में एज पर द नेम इंडिकेट, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। तो नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स, कोई भी पैरामीटर्स आप ले लो, कोई भी, तो ऑब्वियसली हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये वोल्टेज और करंट की बात यहाँ पर होगी। ओके, आर डिपेंड्स ऑन द टाइम। ये किस पर होते हैं? टाइम पर डिपेंड्स होते हैं। जैसे कि टाइम्स, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे वोल्टेज और करंट भी चेंज होगा, या फिर टाइम डिक्रीज होगा तो करंट और वोल्टेज ये पैरामीटर्स वहां पर चेंज हो गए। ऐसे अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम टाइम वेरिएंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हम बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा टाइम इनवेरिएंट का मीनिंग हो जाएगा कि ऑब्वियसली इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। कितना भी टाइम हो जाए वोल्टेज वही रहेगा, या फिर करंट का पैरामीटर वही रहेगा, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। ओके, तो ऐसे अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है तो उसे हम बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, सो ये टाइम पे डिपेंड वाली और टाइम पे डिपेंड न रहने वाली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं। ओके, सो ये फिर से रिपीट हो गया स्लाइड। बाद में आता है आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज और करंट सोर्स। या इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मालूम होना चाहिए क्योंकि एक फर्स्ट लेक्चर है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो जाए तो हमें नेटवर्क एनालिसिस समझने में आसानी रहेगी। ओके, सो यहाँ पर देखिए आइडियल और प्रैक्टिकल्स, तो ये वर्ड्स हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि हम देखो आइडियल पर्सन है, आइडियल पर्सन है यानी कि एक रेफरेंस हम वहां पर सेट करते हैं। तो हमारे टेक्नोलॉजी में भी हम क्या करते हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर सोर्स है या फिर रजिस्टर है, इंडक्टर है, वो कैसा होना चाहिए? वो आइडियल रजिस्टर होना चाहिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, आइडियल करंट सोर्स होना चाहिए। सो आइडियल जो होता है ना, ये इमेजिनरी थिंग्स है, ये हाइपोथेसिस है, यानी कि ये कभी भी अनमैचेबल होता है, रिचेबल भी होता है। हम उसे एक रेफरेंस ऐसे सेट करेंगे कि उसे हम मैच भी नहीं कर पाए। जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर या फिर जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है उसका इफिशियंसी 100% होना चाहिए। सो 100% इफिशियंसी वाला ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। तो उस आइडियल ट्रांसफार्मर को मैच करने के लिए हम जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर उसमें डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन पैरामीटर्स हम कैसे डिजाइन करेंगे? तो हमारे दिमाग में हम सोच कर रखेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर के यहाँ पर हमें रीच करना है, आइडियल ट्रांसफार्मर जैसा इसे बनाना है। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आप 99%
इफिशियंसी तक उसे बना सकते हो, लेकिन 100% इफिशियंट उसका मीनिंग हो गया कि लॉसेस जीरो। और ऐसे कभी भी कोई भी हमारे पूरे वर्ड्स में कोई भी सिस्टम नहीं है कि जिसके लॉसेस जीरो है। लॉसेस कुछ ना कुछ हो गए, कम ज्यादा हो सोच सकते हैं, लेकिन लॉसेस वहां पर प्रेजेंट हो गए। ऐसे नहीं होगा कि लॉसेस जीरो हो जाए। ओके, सो आइडियल थिंग्स, तो यहां पर हमारे आइडियल करंट सोर्स हो गए। तो इस आइडियल करंट सोर्स का मीनिंग है कि इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो यहां पर हमारी इनफाइनाइट ओम होनी चाहिए। तो इनफाइनाइट ओम कभी भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा रेजिस्टेंस कभी भी वहां पर जनरेट नहीं हो सकता। तो देखिए ये मैं यहाँ पर करंट सोर्स निकल रहा हूं, ये करंट सोर्स है, और इसके पैरेलल में क्या होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस से बुलाएंगे हम, जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस से बुलाएंगे। और ये क्या होना चाहिए, ये इनफाइनाइट होना चाहिए। ऐसी एक मान्यता है, तो इसी को हम आइडियल करंट सोर्स बोलेंगे। अभी आप आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो देखिए वोल्टेज सोर्स यहां पर निकालता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी दे दिया तो ये वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। और इसके सीरीज में यहां पर जो होता है ना, सीरीज में, वो सीरीज में हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस वोल्टेज सोर्स का। इंटरनल रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर मटेरियल से ये सोर्स बना होगा, वोल्टेज सोर्स जिस मटेरियल से बना होगा, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस ही आपका उस पर्टिकुलर सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हमारी आर की जो वैल्यू है ना, वो कितनी होनी चाहिए, वो 0 ओम की होनी चाहिए। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे दुनिया में कोई मटेरियल ही नहीं है कि जिसका खुद का रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो आपको वोल्टेज सोर्स बनाना कुछ ना कुछ मटेरियल वहां पर यूज होगा, और जो भी मटेरियल होगा, चाहे आप गोल्ड मटेरियल से बनाइए, सो गोल्ड का रेजिस्टेंस सबसे कम है आज के तारीख में, लेकिन गोल्ड का वैल्यू, उसका वैल्यूएशन भी ज्यादा है। ओके, वो वोल्टेज सोर्स तो बन जाएगा, लेकिन आइडियल तो नहीं, लेकिन नियरर टू द आइडियल, एग्जैक्ट आइडियल नहीं बन सकेगा। ओके, सो ये इस तरीके से मान्यता होती है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा 0 ओम होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स शुड बी अ 0, या फिर इसका रिवर्स डेफिनेशन ये भी हो जाएगा, जिस पर्टिकुलर सोर्स, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, उसे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। जिस पर्टिकुलर करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बहुत ज्यादा, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल करंट सोर्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ये पैरेलल में है, इसलिए इसका जो ओहम है रेजिस्टेंस, वो इनफाइनाइट बोला गया है, ताकि ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी करंट सोर्स यहाँ से करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, इस तरीके से करंट फ्लो करेगी, ना कि शॉर्ट हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से ये इनफाइनाइट होना चाहिए, और ये सीरीज में होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स में, तो वो 0 होना चाहिए। अब ये सीरीज में क्यों होता है, ये पैरेलल में क्यों होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी वो आपके जहन में आ जाएंगे, तो वो BEE से आप क्लियर कर सकते हो। ओके, अदरवाइज हमारा एक कंसेप्ट आएगा वोल्टेज और करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज को करंट में और करंट को वोल्टेज में, सोर्स में ट्रांसफॉर्म करना है, तो वहां पर हम वहां पर क्लियर करेंगे। ओके, बाद में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसेप्ट आने वाला है, यहाँ पर लगेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे डायमंड शेप वाले जो करंट सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स होते हैं, वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट यानी कि उनको आजू बाजू में क्या है, कौन सा करंट है, कौन सा रेजिस्टर है, कौन सा इंडक्टर है, कौन सा कैपेसिटर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे जो सोर्सेस होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट, किसी से लेना देना नहीं। लेकिन डिपेंडेंट जो होते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर पैरामीटर, किसी ब्रांच करंट से, किसी ब्रांच वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ डिपेंडेंट। सो यहाँ पर देखो, द सोर्स हुज वैल्यूज डू नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज और करंट ऑफ द सर्किट। तो इस पर्टिकुलर जो किसी पे करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो उस पर्टिकुलर सोर्सेस को हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बुलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारी वोल्टेज सोर्स होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, तो ये हमारी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगी। अब इसे रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका होता है
कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो लॉन्ग हम दिखाएंगे और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है वो शॉर्ट दिखाएंगे इस तरीके से। ओके, और वहां पर पोलैरिटी दिखाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये भी हमारा वोल्टेज सोर्स, इस तरीके से हम इंडिकेट करेंगे। ओके, बाद में करंट सोर्स, अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स निकालना है तो इस तरीके से राउंड और उसके अंदर करंट का डायरेक्शंस, तो ये हमारा करंट सोर्स यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये जो करंट और वोल्टेज सोर्स यहाँ पर मैंने निकाले हैं, ये है इंडिपेंडेंट वाले। ओके, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगे, इसके सामने कोई भी सर्किट लगा तो इनका जो करंट है वो एक करंट वो वहां पर इंजेक्ट करेंगे, या फिर इनका जो वोल्टेज है वही है वोल्टेज वो उस सर्किट को प्रोवाइड करेंगे, लाइक दिस वन। लेकिन हमारे जो डिपेंडेंट वाले जो होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लेंगे, द सोर्सेस हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज एंड करंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो सोर्सेस की वैल्यू डिपेंड करती है ब्रांच के या सर्किट के वोल्टेज पे या सर्किट के करंट पे, उसे हम बुलाते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस, उसे हम बुलाते हैं डिपेंडेंट। और वो देखने में कैसे दिखते हैं, तो इस तरीके से डायमंड शेप में वो बनाते हैं उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स बनाए, ये वोल्टेज सोर्स के दोनों का डायमंड शेप है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि ये वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स है, तो यहाँ पर पोलैरिटी है पॉजिटिव नेगेटिव, सो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ओके, लेकिन इस वोल्टेज सोर्स का जो डेफिनेशन है वो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर करंट पे डिपेंड है या फिर वो पर्टिकुलर किसी वोल्टेज पे डिपेंड है, तो इस तरीके से ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। इसमें आप डैश दो दिखाना है या फिर I1 I2 जो भी आपको दिखाना है वो नोमेनक्लेचर और एब्रिविएशंस आप बता सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पर डिपेंडेंट करंट सोर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से करंट क्यों आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एरो दिखा है, सो एरो इज इंडिकेशन बाय द इट्स अ करंट सोर्स है, और डायमंड शेप का मीनिंग हो जाएगा कि ये डिपेंडेंट है, तो ये हमारा करंट सोर्स यहाँ पर हो जाएगा। तो करंट सोर्स भी यहाँ पर दो तरीके से हमारे डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगी, जो कि किसी ब्रांच करंट पे डिपेंड है या फिर किसी ब्रांच वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे दो करंट सोर्सेज यहाँ पर हमारे बन जाएगी। तो फिर यहाँ पर देखो वोल्टेज के दो डिपेंडेंट सोर्सेस, करंट के दो डिपेंडेंट सोर्सेस, तो यहां पर टोटल हमारे 4 डिपेंडेंट सोर्सेस बन जाते हैं। तो इसके नाम देखो क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यहां पर बोलेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो वही यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है कि सबसे फर्स्ट वाला जो होगा वो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, सो V डैश पे जो V वाला डिपेंड है उसे हम बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। बाद में आप देखेंगे कि करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि K की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन ये करंट डिपेंडेंट है, ब्रांच के किसी I डैश जो भी करंट होगा उस पर ये डिपेंड कर रहा है और ये करंट सोर्स है, तो इसलिए ये हो जाएगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये जो एब्रिविएशन लेके CDCS ये आपको याद रखने के लिए रखा है। ओके, बाद में थर्ड वाला हो जाएगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो ये करंट डिपेंडेंट ही है, K और I डैश ही है, लेकिन कौन है, वोल्टेज सोर्स है, तो पर्टिकुलर ब्रांच से करंट जो फ्लो होगा तो अकॉर्डिंगली ये वोल्टेज चेंज होगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल भी देखेंगे। 4 है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स का मीनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मूले भी यहाँ पर बन सकते हैं, सिर्फ आपको वहां पर समझ में आना चाहिए कि ये इंग्लिश का यहाँ पर डिपेंडेंट कौन से किस पर डिपेंडेंट है वो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो डिपेंडेंट यहाँ पर जो बात चल रही है उसका मीनिंग आप देखो कि एक है हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अगर कुछ है पर्टिकुलर 10 वोल्ट एक्सेट्रा, एक फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर फिर से एक रजिस्टर है, और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया हमारा डायमंड शेप वाला करंट सोर्स इस तरीके से। ओके, और कुछ यहाँ पर नेटवर्क निकालेंगे, तो नेटवर्क यानी कि दो सर्किट इस तरीके से इंटरकनेक्टेड यहाँ पर है। व्हाटएवर, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, इज लाइक दिस वन। ओके, ये V1
V होगा। ओके, यहाँ पर हमने जो निकाला है ये करंट सोर्स है, तो ये करंट सोर्स है। तो ये करंट सोर्स क्या है, तो ये करंट सोर्स हो सकता है करंट डिपेंडेंट हो जाए, आई डैश। ओके, और ये आई डैश हमें फिर सर्किट में दिखाया होता है कि आई डैश इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग थ्रू द, आई डैश मींस करंट फ्लोइंग थ्रू द R3, यानी कि R3 ओम से जितना करंट फ्लो होगा उससे अगर K को मल्टीप्लाई किया जाए तब जाकर जो वैल्यू मिलेगी वो इस करंट सोर्स की मैग्नीट्यूड बन जाएगी। ओके, तो ये करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है, 4 एम्पेयर है, ऐसे यहाँ पर लिखा नहीं होता है क्योंकि वो तो वेरी हो रहा है। क्योंकि वो किस पर वेरी हो रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है हमारे आई डैश। आई डैश कहाँ पर है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द R3 है, तो करंट R3 से जो फ्लो होगा वो किसकी वजह से वेरी हो रहा है, तो ये 10 वोल्ट जो हमने वहां पर कनेक्ट किया है उसकी वजह से वो वेरी कर रहा है। ओके, सो इस 10 वोल्ट की वजह से ये आई डैश वेरी हो रहा है, आई डैश की वजह से ये इसका भी करंट मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम या ज्यादा होगा, इसलिए इसे बोलते हैं डिपेंडेंट। तो इसलिए यहां पर हम लिख देंगे इट्स अ डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स। अभी सेम सर्किट अगर हम निकालते हैं और उसमें हम कुछ इस तरीके से सेम सर्किट अगर हम निकालते हैं और उसमें अगर हम इस तरीके से ये जो करंट सोर्स है इस करंट सोर्स की वैल्यू अगर इस तरीके से दिखाते हैं कि करंट इज नथिंग बट के वी डैश, और वी डैश क्या है, तो वी डैश हम सेम सर्किट निकालते हैं और उसमें अगर हम दिखाते हैं कि ये R3 के अक्रॉस में जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो हमारा वी डैश है, ऐसे अगर हम यहाँ पर दिखाते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, सो इस तरीके से ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है जब भी हम नेटवर्क एनालिसिस सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान में ये याद रखना है कि आपका अगर ये डायमंड शेप आपको दिख गया तो ये देखना है कि ये किस पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर ये किस पर डिपेंडेंट है, जैसे कि यहाँ पर आई डैश। अच्छा, तो R3 से फ्लो होने वाले करंट पे इस पर्टिकुलर डिपेंडेंट करंट सोर्स की मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रही है। ओके, तो ये समझ में आना चाहिए, ये हमें कम्युनिकेट करना है खुद से, तब जाकर हमें थोड़ा सा वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस से हम डील करेंगे। तो जैसे जैसे हम डील करेंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको ये क्लियर होते जाएगा कि थ्योरी याद रखो ना रखो, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए इस पर्टिकुलर कोर्स में। ओके, और जो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखी है उसके कुछ डेफिनेशंस भी यहाँ पर जो हमने देखे हैं उसका एक PDF भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा। ओके, जो एग्जाम के लिए भी आपको मदद करेगा और आपको एक प्रॉपरली वहां पर एक नोट्स जो होता है वो भी वो आपको मिल जाएगा। ओके, ये तो आपको साथ नोट्स तो शेयर करेंगे, ये स्लाइड तो आपके साथ शेयर होगा ही होगा, ठीक है। उसके एडिशनली जो आपको एक प्रॉपर बुक्स में जैसे होता है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उसके नीचे हर एक नेटवर्क का प्रॉपर डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। ओके, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।